नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का काम किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से अधिकारियों और कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ाने की मांग को मंजूरी दे दी गई है, जिस पर शासन की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सौगात के बाद कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को एक बड़ी और सौगात दी है। राज्य कर्मचारियों का जो 4% महंगाई भत्ता दिया था उसको यहाँ पर मंजूर कर लिया गया है। यानी अब कर्मचारियों को 1 जुलाई से 46% महंगाई भत्ता मिलने का काम यहाँ पर होगा। ये समझा जा सकता है कि राज्य कर्मचारी लगातार केंद्र के समान इस महंगाई भत्ते को बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे। लंबे समय से मांग उनकी चली आ रही थी और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से जहाँ कल उस पत्रावली पर साइन कर दिए गए, वहीं शासन स्तर पर इसके बाकायदा आदेश जारी हो चुके हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात समझी जा सकती है कि केंद्र के बराबर अब उन्हें इस महंगाई भत्ते को देने का काम यहाँ पर होगा। यानी जो भत्ता उन्हें 42% मिला करता था वो 46% मिलेगा और 1 जुलाई से बाकायदा उसके आदेश अब यहाँ पर जारी हो चुके हैं। बड़ी सौगात राज्य कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी है, जिससे कर्मचारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट कर रहे हैं। कैमरामैन रत्ना साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। खबर डोईवाला से है, जहां डायमंड शिक्षा प्रचार समिति ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर मातृशक्ति सम्मान समारोह का आयोजन किया। समिति ने ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया है जिन्होंने अपनी खुद की मेहनत से अपना मुकाम हासिल कर परिवार की आर्थिकी का जरिया बनी है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शिक्षा प्रचार समिति का 26वां वर्ष स्थापना दिवस था और इस अवसर पर मैंने देखा कि ये महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण कि महिलाएं आज सर्टिफिकेट ले रही थी। बहुत सारे अलग अलग चीजों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और अपने पैरों पे वो खड़ी हुई है और सशक्त हुई है। और यही उद्देश्य हमारा है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो कैसे सशक्त हो, कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो। लगातार महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जुड़कर सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ उठा रही हैं और घर के साथ साथ वो अपना रोजगार भी प्राप्त कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है। सर्विस की है, नौकरी की मानसिकता। अगर उस माइंड सेट से हम बाहर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और स्वयं नहीं कुछ और लोगों को भी रोजगार देने लायक बन सकते। बहुत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर उसके अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बताया सब लोगों को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। खबर हरिद्वार से है, जहां 31 दिसंबर से लीज खत्म होने के बाद से बंद पड़े मनसा देवी मंदिर रोपवे को फिर से चालू कर दिया गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मनसा देवी में रोपवे के संचालन की सशर्त अनुमति दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार 10 अप्रैल 2024 तक इस व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। जिलाधिकारी हरिद्वार धीरज गवरियाल ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार इसको खोला जा रहा है। 10 अप्रैल तक रोपवे को लेकर टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होनी है। ने ये आदेश दिया कि जब तक हमारी पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती है, प्रॉपर तरीके से टेंडरिंग की प्रक्रिया नहीं हो जाती है, तब तक जो कंपनी अभी उसको चला रही है और वो चलाएगी 3 माह के लिए। और इस बीच में हमें टेंडरिंग और उसकी जो भी प्रोसेस हम लोग को पूरा करना है। और जो उषा ब्रेको है जिसको ये दिया गया, उन्होंने अब रेट जो है बढ़ा के दिया है। जैसे 6 करोड़ 50 लाख के करीब पर एनम और 6 रुपये पर सीट वाली बात है, तो वो देंगे। लेकिन हम रेट वो दिया है, लेकिन हम 3 महीने के हिसाब से ही उनको चार्ज करेंगे और जल्दी से जल्दी हम जो टेंडरिंग करनी है उसको माननीय उच्च न्यायालय के डायरेक्शन के क्रम में हम उसको पूरा कराएंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। शहर के व्यापार मंडलों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम के ऑफिस पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि शहर की साफ सफाई और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को
तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया है उसके खिलाफ वो रहेंगे, किसी भी सूरत में अपने ऑफिस को टूटने नहीं देंगे। जारी किया है विकास का, लेकिन वो विकास का फरमान नहीं, विनाश का फरमान है। क्या जिला प्रशासन ने कभी हल्द्वानी शहर की सड़कों को देखा जो पूरी की पूरी टूटी पड़ी है? क्या पानी की लाइनों को देखा जो हर जगह चू रही है? क्या शहर के टॉयलेटों को देखा कुछ इस बात भी कदम नहीं रख पाता? अरे मैं सारा हमारे पार्कों को देखा जो बैठने लायक स्थिति में नहीं है। ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? विकास की नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। आज ये हमारे लोगों से रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे परिवारों को बेरोजगार कर रहे हैं। ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। कदम अभी कदम तो बहुत है और तो लखनऊ के प्रदर्शन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे। आज हमने खाली नेता लौट के लोगों को उठाए, कम से कम एक दिन में पूरे शहर को। और इसी खबर पर हल्द्वानी से संवाददाता अमित चौधरी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमित, जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का विरोध किया जा रहा है, व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया है, क्या कुछ देखने को मिला? जी बिल्कुल, बात करें हल्द्वानी में अत्यधिक बढ़ता यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसको देखते हुए लगातार समय समय पर यहाँ पर अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार की जाती है, रोडों से अतिक्रमण हटाया जाता है। लेकिन जिस तरीके से आप प्रशासन के द्वारा एक यहाँ पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है और यहाँ पर जो रोडों को चौड़ीकरण करने को लेकर के यहाँ पर लगातार उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसको लेकर के व्यापारी वर्ग है हल्द्वानी का वो लामबंद हो चुका है और उसको लेकर लगातार यहाँ पर अब धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार प्रशासन से बात की जा रही है। आपको बता दूं इससे पहले भी हल्द्वानी में भी यहाँ पर फ्लाईओवर को लेकर के जब चर्चा आई थी प्रशासन की तरफ से व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में व्यापारियों के द्वारा कहा भी गया था कि पूरा उसमें प्रशासन को सहयोग करेंगे, लेकिन वार्तालाप नहीं हो पाई। और अब चौड़ीकरण को लेकर क्योंकि कई प्रशासन ने कहना है कि कई यहाँ पर जो दुकानें हैं वो सरकारी जमीन पे है और उनको घेरा गया सरकारी जगह को, उसको वो प्रशासन दे रहा है, उसको लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं व्यापारी वर्ग लगातार उसके लिए लामबंद हो गए हैं और लगातार व्यापारियों का कहना है कि वो इस अतिक्रमण के नाम पर उनसे कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है, उसको लेकर के वो लामबंद रहेंगे और आगे चल के भी इसमें जो कार्रवाई जो यहाँ पर बैठक की जाएगी व्यापारियों द्वारा उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की बात की जा रही है। जी अमित, इसके अलावा जिस तरह से व्यापारियों को कहना है कि सड़कों को तोड़कर कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कोई बयान अभी तक आया है? देखिए, क्योंकि जिलाधिकारी यहाँ वंदना सिंह के आदेश के वास्ते ये चौड़ीकरण का कार्य लगातार हल्द्वानी शहर में किया जा रहा है समय समय पर और यहाँ पर जो चिन्हीकरण लगातार रोडों में किया जा रहा है कि जो रोडों का चौड़ीकरण होना था उस पर यहाँ पर निशान लगा के जो उस चिन्हीकरण में जो सरकारी जमीन जो दुकानें आ रही है उनको यहाँ पर तोड़े जाने की बात लगातार आ रही है। इससे पहले भी पूर्व में भी कई कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है। एचएनटी कॉलेज के पास तमाम यहाँ पर 44 दुकानें ऐसी जो सरकारी यहाँ पर वन विभाग की जमीन में थे उनको भी हटाया गया। तो प्रशासन यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और किसी हिसाब से रियायत देने के मूड में नहीं है। हालांकि व्यापारी के द्वारा यहाँ पर प्रशासन से बात भी की गई है। यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है तो मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप उनकी हुई थी, लेकिन उनको कोई संतोषजनक यहाँ पर जवाब नहीं मिला। प्रशासन का रवैया साफ है और इस प्रशासनिक कार्रवाई पे लगातार वो लोग विरोध कर रहे हैं और अपने विरोध को आगे बढ़ाने की बात लगातार व्यापारियों जी बिल्कुल, यदि व्यापारियों के विरोध की बात करें तो काले झंडे दिखाकर जिस तरह से भारी संख्या में विरोध किया गया है प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी कुछ जानकारी नहीं आई है, कितना लंबा ये विरोध चलेगा, क्या कहना है व्यापारियों का? देखिए, क्योंकि कार्रवाई हल्द्वानी शहर की तमाम सड़कों पे की जा रही है चौड़ीकरण को लेकर के और ऐसी कई दुकानें हैं यहाँ पर जो इस अतिक्रमण की जद पे आ रही है, तो निश्चित तौर पर जब वो दुकानों पे यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर जो व्यापारी वर्ग है वो सड़क पर और ये क्योंकि प्रक्रिया लंबी चलनी है। हल्द्वानी शहर क्योंकि कुमाऊं का मुख्य द्वार है और जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ता जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं समस्या लगातार बना रहा है लोगों में, तो वो खत्म करने से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और इसको लेकर के व्यापारियों में लगातार आक्रोश इसलिए क्योंकि दुकानें जो उनकी सालों से जो दुकानों में वो काम करते हुए आ रहे थे वो दुकानें इनसे अधिक बड़ी जद में आ रही, तो उसको लेकर के आगे लगातार ये यहाँ पर जो है विरोध दिखता रहेगा और प्रशासन कार्रवाई करती रहेगी। अब ये समय बताएगा कि किस प्रकार से अब प्रशासन और व्यापारियों के बीच में कोई वार्ता होती है और कोई बीच का रास्ता अगर निकलता है तो कहीं ना कहीं वो राहत मिलेगी या इनसे जो यहाँ पर जो कीड़ा पंजा खाया जा सकता है जो लगातार दुकान पर चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा। जी अमित, इसके अलावा जिस तरह से सड़क चौड़ीकरण का विरोध किया जा रहा है, कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति है इस समय? देखिए, क्योंकि अगर बात की जाए तो हल्द्वानी की तमाम सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर लगातार अभी अतिक्रमण किया जा रहा था, उसको लेकर पहले व्यापारी के द्वारा
यहाँ पर विरोध किया गया था, लेकिन प्रशासन ने जिस तरह रवैया रहा है सुचारू मुक्त कराने को लेकर के उस पर लगातार उन्होंने कार्रवाई की है और उसको लेकर के व्यापारियों को भी कहा गया था कि उनको सहयोग दिया जाएगा प्रशासन को। उसको लेकर मीटिंग भी लगातार की गई थी, लेकिन मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला। और अब चूंकि जो सरकारी जमीन किया गया है प्रशासन की तरफ से, नगर निगम की तरफ से, जो सरकारी निगम की जो आ रही है उन जगह को खाली किया जाएगा, ये लगातार संकेत मिल रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और इसका विरोध लगातार हालांकि किया जा रहा है, लेकिन विरोध का फायदा उस वक्त नहीं होगा क्योंकि सरकारी जमीन में कब्जा किया गया तो उसको निश्चित तौर पर हटाया जाएगा। जी बिल्कुल अमित, संकेत मिल रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जो राम जन्मभूमि अयोध्या के लिए अब देहरादून से सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है। सरकार के इस फैसले पर अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी की माने तो अगर सरकार ये सेवा राज्य के ग्रामीण अंचलों में शुरू करती है तो विपक्ष कभी भी इसका विरोध नहीं करता, लेकिन धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी हमेशा से ही ऐसे निर्णय लेती रही है। यहां पर भी सरकार ने बस यही किया है। बिल्कुल सही बात है कि आप 7 साल से सत्ता पर हैं और 9.5-10 साल से तो आप केंद्र में सत्ता में हैं। इस वक्त क्योंकि ये आपको राजनीति सूट करती है, धर्म की राजनीति हमेशा आप करते आए हैं, आपको आम चुनाव में उससे फायदा भी लेना है, इसलिए आपने सारे अपने घोड़े खोल दिए, आपने सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भुनाने के लिए, और आपने बस सर्विसेज शुरू कर दी। लेकिन जो 7 सालों से उत्तराखंड कराह रहा है और इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो विभाग है, परिवहन विभाग है, हमेशा लॉस में जा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सरकारें इसलिए भी चुनी जाती हैं कि वो अपने विभागों को चुस्त दुरुस्त करें। अगर इतनी ही चुस्ती दुरुस्ती आपने ग्रामीण अंचलों में, पर्वतीय अंचलों में बस सेवा करने की दिखाई होती तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते। उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक कई जनपदों में सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा और इसके लिए शासन स्तर पर आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि भगवान राम के लिए हो रहे इन आयोजनों में आम जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए प्रचार प्रसार और संस्कृति उत्सव के कार्यक्रम ग्रामीण स्तर तक कराने का काम किया जाए। उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम मनाए जाएंगे। इसके लिए शासनादेश भी जारी हो चुका है। शासन स्तर से सभी अधिकारियों को बताया जा चुका है, सभी जिला अधिकारियों को इन कार्यक्रमों को प्रतिभाग करने के लिए कहा गया। जनपद स्तर पर जनता की आम सहभागिता बढ़ सके उसके लिए भी कहा गया। साथ ही सरकार चाहती है कि जो उत्सव का जो माहौल पूरे देश में बना हुआ वो माहौल उत्तराखंड में भी देखने को मिले, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में भी अगर भक्तिमय माहौल होता है तो संदेश पूरे देश भर में जाने का काम होता है। साथ ही सरकार ने जो सांस्कृतिक उत्सव के जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश भी जिला अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नरों को भी आदेश किया जा चुका है, सभी जिलाधिकारियों को आदेश हो चुका है और सांस्कृतिक विभाग भी इन कार्यक्रमों को आयोजित करने का रणनीति बना रहा है। ये समझा जा सकता है कि शासन, प्रशासन और सरकार पूरे जनपद में, पूरे राज्य में सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम मनाने की तैयारी कर रही है ताकि राम के जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शांतिपूर्ण हो सके, भव्य कार्यक्रम आयोजित हो सके और आम जनता की सहभागिता उसमें ज्यादा से ज्यादा हो सके। कैमरामैन असना के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, देहरादून। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश भर में भक्ति का माहौल बना हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड के भीतर 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव कार्यक्रम मनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके साथ ही बीजेपी ने भी अब हर मंदिर में 22 जनवरी को रामायण पाठ करने का आह्वान कर सभी नागरिकों से इस बात का आह्वान किया है। एक तरफ जहां देश राममय है तो उत्तराखंड में राम को लेकर हो रहे इस आयोजन से अब सियासत भी गर्मा गई है। जब पूरे ही देश में राम को लेकर बात चल रही है तो उत्तराखंड भी कहां पीछे रहने वाला है। उत्तराखंड सरकार ने भी सांस्कृतिक विभाग के जरिए प्रदेश में 9 दिन के लिए सांस्कृतिक उत्सव मनाने का फैसला लिया है, जिसमें सभी जिलाधिकारी और कमिश्नरों को निर्देशित किया जा चुका है। उत्तराखंड में 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के कार्यक्रम होंगे। 22 जनवरी को सरकार ने पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है। बीजेपी की तरफ से प्रदेश के सभी मंदिरों में
रामायण पाठ स्वच्छता के कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया है और सब लोगों को दीपावली जैसा दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया गया है। सत्ताधारी दल भाजपा भले ही अपने कार्यकर्ताओं के जरिए हर घर दीपावली मनाने का काम कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल इस पर सियासी वार कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने इस कार्यक्रम में न जाने का फैसला लिया है। देखिए 14 से 22 तक स्वच्छता अभियान का प्रण लेकर, और वैसे देवभूमि अपने आप में स्वस्थ रहती है, लेकिन हमारे उत्तराखंड के अंदर हर गांव में कोई न कोई किसी न किसी इष्ट देवी का मंदिर है। भगवान राम के भी मंदिर है, सीता माता का भी मंदिर है, हनुमान जी के भी मंदिर है। ऐसे सब मंदिरों में स्वच्छता के कार्यक्रम हो, क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका एक उत्साह मंदिरों में मनाया जाएगा। देवता भी उनके स्वागत के लिए लालायित हैं, और देवता के देवदूत के रूप में जो नागरिक हैं वो उसको भव्य आयोजन को मनाने वाले हैं। कल से लेकर 22 तक हम सभी मंदिरों स्वच्छता कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं। सारे संत महात्मा जितने भारत के महान संत हैं वो जाके उसमें पूर्णाहुति देते, उनके साथ सम्मिलित होते, क्योंकि वो सभी सनातन धर्मी हैं। और उसके अलावा हम जैसे नेता, प्रधानमंत्री जैसे नेता, वो बाहर भक्त के रूप में उपस्थित रहते, प्रसाद ग्रहण करते। आज तो गजब हो गया, जिन्होंने आंदोलन किया, रामलला का दरबार खोलने वाले राजीव गांधी, उनका परिवार बाहर, वहां पहली बार प्राण प्रतिष्ठा पूजा करने वाले नरसिम्हा राव जी, उनका परिवार बाहर, आंदोलन करने वाली रितंबरा बाहर, आंदोलन करने वाली उमा भारती बाहर, आंदोलन करने वाले हमारे मुरली मनोहर जोशी बाहर, आंदोलन करने वाले अडवाणी जी बाहर, अडानी और अंबानी शायद अंदर हो सकते हैं, अडवाणी जी बाहर, और चारों शंकराचार्य और संत महात्मा तो ताली बजाएंगे। प्रभु श्री राम के मंदिर का जो दिव्य आयोजन हो रहा है उसको हम एलईडी के माध्यम से या अन्य जो हमारे जो माध्यमों से हम उसको एक सामूहिक रूप से देखें, और साथ में साय का जो समय होगा उसमें अपने घरों पे देव दीपावली की तरह दीप प्रज्वलित करें, और साथ में हम जिस प्रकार से अनेकों माध्यम से प्रभु श्री रामचरित्र का जैसे गुणगान किया जा सकता है, उसको गुणगान को करें सब भक्ति भाव से होकर, क्योंकि ये ऐतिहासिक पर्व है और ये हम सब लोगों के लिए 500 वर्ष की ये हमारी तपस्या जो है ये पूर्ण हुई है। इस तपस्या प्रभु श्री राम लला विराज रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही भाव विभोर करने वाला ये दृश्य पूरे जो है करोड़ों हिंदुओं का होगा। इसलिए क्योंकि कांग्रेस हिंदू सनातन धर्म में विश्वास रखती है और हिंदू सनातन धर्म के ध्वजवाहक कह लीजिए, प्रहरी कह लीजिए, संरक्षक कह लीजिए, चारों मठों के शंकराचार्य को मानती है। हम किसी नए नवेले धर्माचार्य को नहीं मानते, उसके अस्तित्व को नकारते हैं, क्योंकि ये राम मंदिर भाजपा ने सैबोटेज कर लिया है। पूरी तरह से इसको अपना निजी कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत किया जा रहा है, और हमारे शंकराचार्यों के मुताबिक वेदों और पुराणों के विरुद्ध ये प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये नहीं होना चाहिए या चर्चा का विषय ये नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस के नेताओं ने क्यों मना किया राम मंदिर जाने के लिए। चर्चा का विषय आज देश के लिए ये होना चाहिए कि चारों शंकराचार्य भी क्यों नहीं जा रहे हैं। आखिर शंकराचार्य तो मोदी विरोधी नहीं है। उत्तराखंड हो या अयोध्या, भाजपा राम के नाम पर जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम तो कर ही रही है। बहाना भले ही श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का हो, लेकिन निशाना तो आने वाला लोकसभा चुनाव का ही है। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। अगली खबर चमोली से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा गया है कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई है, जिसमें कमिश्नरी रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो चुकी है कि नंदा राजा त्र्याता में निर्माण कार्यों के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई थी वह सही नहीं है। इसके लिए भ्रष्टाचार को देखते हुए शासन की तरफ से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई है। खबर देहरादून से है, जहां दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बीजेपी में शामिल किए जाने के ऐलान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांक लेने की नसीहत दी है। कांग्रेस की
के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा है कि बीजेपी में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो भ्रष्टाचार और अपराध में लिप्त हैं, लेकिन बीजेपी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बीजेपी को ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की जरूरत है जिनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि उनके पास 1200 से ज्यादा ऐसे नेताओं की सूची आई है जो कई दलों में रहे हैं और बीजेपी में आना चाहते हैं। पार्टी की तरफ से उनके आपराधिक रिकॉर्ड तलाशने का काम किया जा रहा है। अगर वो स्वच्छ छवि के हुए तो उन्हें जल्द ही पार्टी की सदस्यता दिलाई जाएगी। बिल्कुल सही बात है कि आप 7 साल से सत्ता पर हैं और 9.5-10 साल से तो आप केंद्र में सत्ता में हैं। इस वक्त क्योंकि ये आपको राजनीति सूट करती है, धर्म की राजनीति हमेशा आप करते आए हैं, आपको आम चुनाव में उससे फायदा भी लेना है, इसलिए आपने सारे अपने घोड़े खोल दिए, आपने सारी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस पूरे मुद्दे को भुनाने के लिए, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को भुनाने के लिए, और आपने बस सर्विसेज शुरू कर दी। लेकिन जो 7 सालों से उत्तराखंड कराह रहा है और इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो विभाग है, परिवहन विभाग है, हमेशा लॉस में जा रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। सरकारें इसलिए भी चुनी जाती हैं कि वो अपने विभागों को चुस्त दुरुस्त करें। अगर इतनी ही चुस्ती दुरुस्ती आपने ग्रामीण अंचलों में, पर्वतीय अंचलों में बस सेवा करने की दिखाई होती तो निश्चित रूप से हम स्वागत करते। अगली खबर देहरादून से है। 6% अधिकारियों के हुए तबादले। शैलेंद्र सिंह नेगी को नगर आयुक्त ऋषिकेश भेजा गया। राहुल कुमार गोयल को मिली आयुक्त गढ़वाल मंडल का कार्यभार। साथ ही साथ जतर सिंह चौहान को बनाया गया पौड़ी डिप्टी कलेक्टर। युक्ता मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की मिली जिम्मेदारी। शैलेंद्र सिंह नेगी को नगर आयुक्त ऋषिकेश भेजा गया। राहुल कुमार गोयल को मिला आयुक्त गढ़वाल मंडल का कार्यभार। जतर सिंह चौहान को बनाया गया पौड़ी डिप्टी कलेक्टर। युक्ता मिश्रा को डिप्टी कलेक्टर पौड़ी की जिम्मेदारी। खबर हल्द्वानी से है, जहां जनभूलपुरा थाना क्षेत्र के झोलाछाप डॉक्टर से प्रसव के दौरान महिला की मौत हो गई है, जिस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया है कि झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सीज कर दिया गया है। साथ ही साथ 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा संबंधित झोलाछाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी, जिसकी शिकायत के बाद क्लिनिक और बिल्डिंग सील कर दी गई है। साथ ही मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी गई है। वहीं शहर में अन्य क्लिनिक की भी जांच की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक पीएम से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरी जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहां वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अभी तक महिला मौके से फरार है। पुलिस इसमें अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। खबर रुड़की से, जहां आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मैंगलोर क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र के लिब्रा रेड्डी गांव के पास में कच्ची शराब बनाने की भट्ठी लगाई गई थी, जिसकी सूचना पाकर मौके पर पहुंची आबकारी की टीम ने शराब बनाने के उपकरण और कच्ची शराब जब्त कर लिए। साथ ही तैयार किए गए लहन को नष्ट किया है। टीम शराब बनाने वाली की भी तलाश कर रही है। मिली थी रात मुखबिर से हमारी कि वहाँ पे लगभग भट्टी चल रही एक जोड़ के तालाब के पास, तो हमने यहाँ रात में देखा, दबिश दी, तो हमें वास्तव में ये सामान मिला। लेकिन हम घात लगा के बैठे हुए थे कि जिसकी भट्टी है वो आके यहाँ इसको संचालन करेगा और हम उसको पकड़ेंगे। तो पकड़ पाया सर कोई? लेकिन वो रात भर यहाँ नहीं आया, जिसकी भी ये भट्टी थी। अब इसकी तफ्तीश की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसकी होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।